Namaskar. In this episode of Dil Se, we are going to discuss a very specific issue and I'll tell you later about it. But let me start by saying कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें नसीहत दी है कि जो भी संस्थाएं हैं इस देश में, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पे हमें विश्वास करना चाहिए। और बिल्कुल सही नसीहत है। हम भी चाहते हैं कि कोई भी संस्था इस देश में हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारे न्यायाधीश हों, चाहे गवर्नर साहब हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमें सब पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उनका कामकाज होता रहा है पिछले कई वर्षों से, क्या वो इस लायक हैं? क्या उन पे हम विश्वास कर सकते हैं? इसी संदर्भ में आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। और हमारे पास देयर आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल विद अस हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन। बाईं तरफ हमारे पास जस्टिस मदन लोकुर हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं 2012 से लेकर 2018 तक। ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, कई साल जज यहाँ रहे, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट बने, वहाँ के बाद ये आंध्र प्रदेश चीफ जस्टिस बने और फिर सुप्रीम कोर्ट आए। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बाबुक तरीके से बहुत खुलेआम जो स्पष्ट बात है वो कहते हैं। और इनका जो मॉरल फाइबर है वो जाहिर है कि जिस तरह से बयान देते हैं कि ये चाहते हैं कि हमारी संस्थाएं वाकई में विश्वास लायक हों। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। लवासा साहब यहाँ मेरी दाईं तरफ से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एमए लिटरेचर किया, उसके बाद एमफिल किया मद्रास यूनिवर्सिटी से, और ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और हरियाणा काडर में इन्होंने सर्व किया। उसके बाद ये यहाँ सेक्रेटरी बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और उसके बाद फिनेंस सेक्रेटरी। उसके बाद 2018 में आप इलेक्शन कमीशन में आए और इलेक्शन कमिश्नर बने 2020 तक। और बीच में कुछ इधर उधर की बात हुई, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट बने एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और अब वो टर्म आपकी 2023 में ख़त्म हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मेरे दोस्त, ख़ास दोस्त दुष्यंत दवे जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट में 1986 में आए, पहले गुजरात हाई कोर्ट में थे, और इनका मतलब कि 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा वकील है जो निडर होकर देश को बताता है कि किस तरफ हमारी कोर्ट्स जा रही हैं, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। और इन्होंने बड़े बड़े केस किए, लेकिन ही इज़ अ मैन हु फाइट्स द एस्टैब्लिशमेंट वेर एवर ही फाइंड्स दैट मॉरल फाइबर दैट लोकुर साहब ऑलवेज अपहोल्ड्स इज लैकिंग। Thank you very much, Dushyant. You've been president 3 times of the Supreme Court Bar Association, so you're a leading lawyer of this country. Plus, you write so many fascinating articles in national newspapers. So thank you all for being here. शुरुआत मैं करता हूँ एक बयान से। वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बयान मोदी जी का है और मई 8, 2014 आजमगढ़ से मोदी जी ने कहा, एंड आई विल रीड। इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने आरोप लगाया, एंड आई एम कोट, पोलिंग शुड बी फ्री एंड फेयर। आई अक्यूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ बीइंग पार्शियल एंड बायस्ड। मई 8, 2014। मई 4, 2014 में आसनसोल में इन्होंने कहा कि why aren't election commission, quote, why aren't you doing your duties? What are you thinking? EC must do its duty. आज उलट हो गया सब। विपक्ष के लोग कहते हैं कि we must do our duty, election commission must do our duty. आप समझते हैं लवासा साहब के इलेक्शन कमीशन is doing its duty in the present since 2014? थैंक यू वेरी मच। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो संस्था है
पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वो एक रेफरी की तरह है और उनसे इतनी ज़्यादा अपेक्षा, there are so many expectations that everybody has from the election commission, especially during the elections. I think election commission is positioned in such a place that its independence, its efficacy, effectivity is judged by how it deals with the ruling dispensation, Yeah. not how it deals with the opposition, which considers that it is the underdog. And that is why you will find that in election after election, you quoted one instance, those who are in the opposition, they always consider, or let's say put the election commission on notice that it is under watch and that its actions will be judged by the people in the way it performs. Now, having worked in the election commission, I can safely say that there are a lot of systems within the election commission which guide the action of the commission and its entire machinery. They are accountable, held accountable for whatever they do or whatever they don't do. So there is a mechanism of accountability within the election commission. But as you said, and as it has been widely being reported in the media, that for some reason people feel that election commission has not been doing its नहीं, ये तो आपने कानून की बात कर दी, मैं तो मतलब वास्तविकता की बात पूछ रहा हूँ आपसे। आई वॉज कमिंग टू दैट। तो मुझे लगता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी और प्रॉम्प्टनेस से इलेक्शन कमीशन काम करेगा तब लोगों के दिमाग में शक नहीं होगा। जहां, and you know the famous saying that delay breeds corruption, similarly delay breeds suspicion. So if the action of the election commission gets delayed, then it is bound to create apprehensions in the minds of the people, which is what is happening. मैं डिले की बात नहीं कर रहा, I'll come to that a little later. जिस तरह से बयानबाजी हो रही है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोग भाजपा के कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से विवाद पैदा कर रहे हैं समाज में, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन नहीं लेती और आपको मालूम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसा मैंने कहा कि मैं तो इस पक्ष का हमेशा से रहा हूँ और अभी भी हूँ, that there should be complete transparency in the functioning. Every complaint should be put on the website of the election commission. The action taken by the commission should be similarly uploaded, and then it is for the people to decide what they decide ultimately. What the decision of the election commission is could be a matter of debate, but at least they should be taking action immediately on all the complaints, which they have not been doing. Which if they have not been doing, then that is unfortunate. Sir, may I ask you the same question, and I will quote to you the Model Code of Conduct. It is section 1.1. It says, quote, no party or candidate shall include in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic. और जिस तरह से बयानबाजी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं कि मंगलसूत्र आपका छीना जाएगा, एक कम्युनिटी को दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो क्या करें हम? You see, I think that it's very unfortunate that the election commission is not taking action. Now, the action that they have taken is that the leader of the political party, उनको नोटिस गया है, ठीक है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी. जी हाँ. Now, and they have taken time. Right. They said that we want to file a reply. I think these are issues that should be dealt with immediately. ये नहीं कि एक हफ्ते के बाद आप जवाब दें और उसके बाद सुनाई हो, फिर उसके बाद एक हफ्ता और लगे फैसला दें. आप उनको कहिए कि आपने ये कहा है, इसकी ये रिकॉर्डिंग है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो कैंडिडेट को बोले ना, जिसने बोला है. हाँ, उसको कैंडिडेट को बोलना चाहिए. कैंडिडेट को बोलना चाहिए डेफिनेटली. बट इफ दे हैव डन इट टू द पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक दे शुड डू इट टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो. दोनों को करना चाहिए. बट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो केवल कैंडिडेट की बात. हाँ, दैट्स ऑलराइट.
But even otherwise, I think the party is equally responsible. They should tell their people that don't make statements like this. Now, if the political party or the leader of the political party doesn't have the courage to tell the speaker what to do, well, But he is the leader of the political party. yeah, So how will he tell himself कि ये मुझे नहीं करना चाहिए? yeah. But I think the election commission, I have no doubt, should take immediate action. They should take quick action. दुष्यंत जी, देखिए कपिल जी, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। हिंदुस्तान एक लोकशाही लोकतंत्र है, इतना ही नहीं है, बट पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही है। और ये लोकशाही लोकतंत्र का मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 1857 से लेके जो हमारी स्ट्रगल चालू हुई, वो 1947 में उस स्ट्रगल में हम जीते। उस दौरान लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने परिवार को खो दिए, अपने पूरी संपत्ति खो दी, अपनी शांति खो दी, करोड़ों लोगों ने जेल गए, और ये सब बलिदान देने के बाद आपको लोकशाही मिली है। अब उस लोकशाही को बचाने के लिए हर एक प्रयत्न नागरिक को करना पड़ेगा, किंतु जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने स्कीम दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो जो इंस्टीट्यूशंस को खड़े किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक है, जुडिशरी दूसरी है, इनको चेक्स एंड बैलेंस रखते हुए उनको ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि भाई ये लोकशाही को किसी तरह से आंच ना आए, इसको किसी तरह से धक्का ना लगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जब फंडामेंटल राइट्स कमेटी मिली थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार पटेल, नन अदर देन सरदार पटेल, उन्होंने तो यहां तक बोला था कि राइट टू वोट शुड बी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, किंतु वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट यहां तक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स मानते थे कि लोकशाही का वो महत्व है, आज हर एक इंसान, जो नागरिक जिसको वोट का हक है, जब वो वोट करता है तो उसके मन में ऐसी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि मेरा वोट सही दिशा में गया है कि नहीं गया है। और मेरे वोट लेने के लिए अगर कैंडिडेट मेरे वोट को डिफ्लेक्ट करने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं जो सही नहीं है, जो कानून में सही नहीं है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, उसको जड़ से खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन की एक नैतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है। इसके लिए तो जरूर कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के जो विवादास्पद स्पीचेस रहे पिछले 2 हफ्ते में, वो एकदम माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, और वो क्लियरली रिलीजन का इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं से वोट की अपेक्षा कर रहे हैं। अब ये दिस इज क्लियरली अनलॉफुल। सेक्शन 123 में इसका क्लियर प्रोहिबिशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो है ही। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई आपने कर लिया और कल आपका इलेक्शन इलीगल ठहराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हैज टू मेक श्योर कि कैंडिडेट और उसकी पार्टी ऐसे विवादास्पद विधान न करे जो कि कानून के खिलाफ है, और उसको आज ही रोक दे, नहीं कि इलेक्शन के बाद उस कैंडिडेट को आप बोले कि आपका इलेक्शन इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया है कि किसी तरह से आप धर्म का या कास्ट का या कम्युनिटी का कोई ऐसा विवादास्पद उपयोग करे अपने इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो इट इज इलीगल, यू आर लायबल टू बी मैं डिस्क्वालिफाइड। आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा आप तीनों से, और मैं आपको बयान आपको पढ़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने, और ये मैं आपको डेट भी बता दूं, 21 अप्रैल 2024 में बांसवाड़ा में उन्होंने ये कहा, and I'll read it in English and explain. When the Congress-led government was in power, they had said Muslims have the first right over the country's assets. This means that they will distribute wealth to those who have more children and those who are infiltrators. Is this acceptable to you? Is the quote. मतलब कि आप जो देश की संपत्ति है वो उन लोगों को देने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी जो घुसपैठी है, जो इन्फिल्ट्रेटर है। क्या और दलील की समाज के सामने कि क्या आप ये बात स्वीकार करोगे?
Now, this is a direct violation of Section 153A of the Penal Code, right? It is a direct violation of the Moral Code of Conduct. There is no need to give any notice to anybody. Even if you have to give notice, you give a notice for 1 day. तो मैं आप तीनों से ये सवाल पूछा हूँ, in the light of this बयान, what should the Election Commission have done? I think they have to act. They had to act immediately. There is no option. In the good old days, जैसे आपको याद होगा कि जब क्रिकेट मैच होते थे और जब DRS और सब नहीं होता था, तो एम्पायर को ही फैसला करना पड़ता था कि वो भाई तो ठीक है, वो नहीं ठीक कर है, रहे, पर आप नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। और फिर ये हो गया कि उसको DRS की फैसिलिटी मिल गई, तो चलो इमीडिएटली नहीं किया, 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद फैसला हो उसको गया। तुरंत करना चाहिए था। तुरंत फैसला करना चाहिए। और ये तो उल्लंघन है, ये तो उल्लंघन है जो साहब। नहीं, उल्लंघन है या नहीं, वो तो नहीं, इलेक्शन वो तो कमीशन डिटरमिन मैं करेगा। आपकी राय पूछ रहा हूँ, ये हम आपके मेरी राय में तो कोई भी रेफरेंस किसी भी ये रिलीजन के रेफरेंस तरफ, मैं आपकी पूछ रहा हूँ था, ये not only this, any reference to any religion during election, I think is a ये violation. रिलीजन की भी बात नहीं है। ये आप कह रहे हो कि देश की संपत्ति एक पार्टी चाहती है कि घुसपैठियों को दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ये तो मतलब कि इतना विवादित बयान है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी को नोटिस देगी। इस बयान से तो आपको तुरंत ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अब प्रचार नहीं कर सकते कुछ दिनों के लिए। मेरी ये राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। देखिए, मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत केयरफुली पढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक शब्द नहीं है जो ऐसा बोलता है Correct. कि वेल्थ लोगों से लेकर किसी और लोगों को दी जाएगी। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये यहां तक लिखा है कि देश में वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें बिजनेस कम्युनिटी को एनकरेज करना चाहिए। करेक्ट। कांग्रेस पार्टी ये बोलती है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पूरा हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है, उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स है, उसके पर आधारित कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग्स ऑल सिटीजन्स, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जो बोले हैं वो सरासर झूठ बोले हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ऐसा झूठ बोल सकता है। और वोट के लिए उन्होंने 2 चीज किया, एक तो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोले, दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खूब बेहुदा बयान किया। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें तो इलेक्शन कमीशन को आधे घंटे तक भी वेट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे नेताओं को, सुरजेवाला से लेके अभी केसी राव तक, उनको बोल दिया कि आपको 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए इलेक्शन रेंज में से सस्पेंड किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री के सामने करने की उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी थी। ये क्लियर कट केस था, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं थी। और बिकॉज ये दिखाता है क्लियरली ये जो बिहेवियर है, और इसके बाद भी उन्होंने 3 दिन लगातार ऐसे विवादास्पद विधान किए हुए हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन हैज फॉरफिटेड इट्स राइट टू बी इलेक्शन कमीशन। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन frankly deserves to be suspended during this election. ठीक है, आपने मर गया। Because this is not the way election should be conducted. It is a great disgrace that this election is going to be so damn polarized that people will be, even right-thinking people. I have met people who support Bharatiya Janata Party and even support RSS are saying that this kind of narrative is really disastrous for the ये तो मैंने 21 अप्रैल का बयान आपको बताया था। अब लोकुर साहब, मैं 23 अप्रैल का बयान आपको बताने जा रहा हूँ। वो हुआ माधवपुर में, टोंक सवाई माधोपुर में। तो उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ये लिखा है कि आपकी संपत्ति को सर्वे करेंगे और आपके स्त्री धन और मंगलसूत्र को देखेंगे और उसकी एक्सरे करेंगे, और उसके बाद वो आपके मंगलसूत्र जो भी है संपत्ति वो किसी और को भी दे सकते हैं। तो द एग्जैक्ट वर्ड्स आर, यू वुड नो दैट they have written in the manifesto that they will survey your property, survey the Istridhan, the Mangalsutra held by our mothers and sisters. One of the leaders said in a speech that the X-ray will be conducted, meaning if there is anything kept in the Bajra box inside your house, then that too will be discovered through the X-ray.
No, but these are the kind of things. Yeah, you see, my view is that when the first statement was made, right, the Election Commission should have acted immediately Right. and said, all right, you know, for 24 hours or 48 hours, whatever thing they think appropriate, आप canvassing नहीं कर सकते, all right, complete silence. And also, because of the nature of the statement that has been made, just give a hint that there is a possibility that some election may be countermanded. All right, if this is repeated, we might countermand the election. Now, as it happened, ये 21 तारीख को बयान आया, फिर 2 दिन बाद एक और बयान आया. Correct. Then at the second opportunity, they should say, all right, now, you know, we are going to countermand the election. It's a very drastic step, but yeah, we'll take it because this cannot be tolerated. That's Right. it. Right. But देखो, अब साफ जाहिर है कि इस विवादित बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने तो कोई एक्शन लिया नहीं, लेकिन जो नोटिस उन्होंने भेजा है, मैं उसके बारे में, मेरे पास वो नोटिस भी है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ आपकी राय लेना चाहता हूँ. नोटिस पार्टी को जाता है. नोटिस ये नहीं कहता कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. नोटिस ये कहता है कि आप अपने लोगों को एडवाइस कीजिए कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए. वो नोटिस नहीं है वो. नोटिस में बयान का उल्लेख भी नहीं है और नाम भी नहीं है. हाँ, नाम भी नहीं. प्रधानमंत्री जी का. तो इसका ये किस किस्म का नोटिस हुआ लवासा साहब, ये बताइए जरा हमें. मैं नोटिस बताता हूं, मैं लास्ट सेंटेंस पढ़ता हूं आपके लिए. He says, accordingly, I am directed to forward a copy of the representation made by Indian National Congress, representation made by the Communist Party, and other representation, with the direction to send comments to the Commission late by 11 o'clock on 29/4. You are also directed as President of the party to bring to the notice of your star campaigners to set high standards of political discourse and observe provisions of MCC in letter and spirit. ये कौन सा नोटिस हुआ भाई साहब, ये जरा बताइए हमें. यू आर राइट कि जैसे जब गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक वायलेशन तो जो ड्राइवर है उसका होता है और जो ओनर है उसकी भी लायबिलिटी है, लेकिन शायद वाइकेरियस लायबिलिटी. नहीं, इसकी कोई पार्टी की कोई लायबिलिटी नहीं. नहीं, इसमें नहीं है. इस केस में नहीं, मैं तो ड्राइविंग वैसे रहता. तो लेकिन जबकि नोटिस जो पार्टी को दिया गया है, और जैसे जस्टिस लोकुर ने कहा, मैं भी इसका हक हूँ, इस हक में हूँ कि पार्टी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. और मैं क्यों कह रहा हूँ ये, एक तो जब इलेक्शंस अनाउंस हुए थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि हमने पार्टीज को आगाह किया है, हमने पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइंस उनको भेजे हैं कि सारे अपने स्टार कैंपेनर्स के नोटिस में लाएं so that there is no violation. It is a fact that as per today's model code of conduct, there is no specific provision to give a notice to the party. But I think parties should take the responsibility also. No, but here the opposite is happening. They are not forcing the candidate to take responsibility. They are asking the party to take responsibility. It's just the opposite. Kapil, I can describe in one word. This is a abject failure of election machinery. No doubt. And if it is an abject failure of election machinery, something drastic has to be done, in this country, because this is ultimately it's the Supreme Court which has checks and balances. Suo moto, they should take action. They should take suo moto. If the election is going to be deflected on the grounds of religion as it is being done on a daily basis, then the Supreme Court has a constitutional duty and obligation to intervene to stop this nonsense. Yeah, I think they should. But like I said, before it goes to the Supreme Court, what about countermanding the election? Election national countermand. No, not national. That the election commission will do. Yeah. If it is not willing to even give a notice to नहीं, Mr. ये Modi, problem- it's not going to do countermanding. जो आपने कहा वो हो नहीं सकता, हाँ, because ये इलेक्शन किसी एक इलेक्शन के लिए नहीं है. This is national. No, I know, but the place where the speech was made, No. that particular election in that But that's particular on constituency- Congress manifesto impacts every constituency in this country. correct. But Therefore, then- it can't Kapil, be- I think you this- countermand नहीं हो सकता. Kapil, I think this has vitiated the entire election process in the country. नहीं, वो तो सब And I must say sadly that because of the singular silence of the election commission,
it has now become a party to this kind of, effraction of law by Mr. Modi and his colleagues. According to me, Election Commission is a co-conspirator. And it has therefore very seriously affected the very independence of this election process in 2024. So I don't know, there is no other way one can, because BJP has scored a brownie point. They have now told their voters that please vote for us, because Congress manifesto is a completely bogus manifesto. It's going to take away your wealth, give it to the Muslim community. Now it will have an impact on the innocent minds of the voters. So how do you now, cannot- disabuse that mind? You can't disabuse that mind unless somebody like Supreme Court steps in and says that this was wrong. And therefore we tell people of the country that do not be swayed by this. Otherwise, how do you stop the damage? शाह आपको हाँ, sorry. Sorry, just coming back to the so-called notice. I don't think it's a notice. It's not, that's what I said, it's not notice at all. It's like an advice. Exactly. Now that is not what the Election Commission is supposed to do. Exactly. I think they should have just given a notice and said, well, this is what has happened. शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि 2019 से लेकर अब तक मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने लगभग 27 नोटिस दिए हैं। 27, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। तो बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, तो कैसे कोई विश्वास रखे? किस आधार पे हम विश्वास करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या, हैज इट बिकम द लॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट कि जो सरकार कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी? तो तभी तो शक पैदा होता है कि अगर यही काम कर रही है इलेक्शन कमीशन तो मशीन पे भी शक पैदा होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइवरी टावर में तो नहीं रहते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने भी देखा होगा, वो भी कानून जानते हैं, वो भी सेक्शन 123 जानते हैं, वो ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जानते हैं, वो भी 153A जानते हैं, वो भी सेडिशन जानते हैं। So these statements are, according to me, so serious. That's also likely to happen. Yes, they can do anything. Today the government can do anything. It's very When sad. it comes to citizens, when it comes to critics, when it comes to even stand-up comedians, this government has very unusual yardsticks. And sadly, the judiciary is unable to protect. We are seeing time and again. I remember भगवती के वक्त में भगवती जज साहब कि वो खुद बखुद सो मोटर नोटिस लेते थे, कोई ऐसी कोई बात हो खुद नोटिस लेते थे और सरकार को पूछते थे कि बताइए, जवाब दीजिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करती ही नहीं है। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया, दिस इज समथिंग, इट्स अ वाइडर डिस्कशन दैट आई एम नाउ टेकिंग दिस फॉरवर्ड टू, कि अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था कि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नीड्स रिफॉर्म, नीड्स अ कंप्लीट ओवरऑल, और मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन दी सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑल्सो नीड्स अ कंप्लीट ओवरऑल। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि जो चैप्टर है करप्ट प्रैक्टिसेस का, वो कैंडिडेट सेंट्रिक है। Yes. If a candidate makes a false statement, which he knows to be false, that is section 123(4). जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, मैंने आपको बयान बताया, he is not a candidate. He is making a statement on behalf of the party. Therefore, he can never be dealt with under 123 of the Representation of Peoples Act because it is candidate centric. So you need a complete overhaul of the system if you want to save democracy. This should not be limited to candidates alone. अगर कोई भी ऐसा बयान दे जब उसको मालूम है कि जो वो कह रहा है वो असत्य है और असत्य होते हुए कह रहा है, तो वो कैंडिडेट बन ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई लॉ होता तो प्रधानमंत्री जी जो ये बयान दे रहे हैं वो खुद कैंडिडेट नहीं बन सकते थे, अगर ऐसा लॉ होता, बट है नहीं। This is exactly what I was saying कि जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, I think there is a need to revamp the entire code for several reasons. One of course is that उसके अंदर ये प्रावधान है कि आप कुछ भी कहें, वो अगर आप वोट
मांगने के लिए कह रहे हैं। करेक्ट। तो वो एक टेक्निकलिटी है कि मैंने कुछ कह दिया, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि आप हमको वोट दीजिए या फलाने कैंडिडेट को वोट गलत दीजिए। है, वो गलत है। तो ये एक खामी है, एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड। द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज दैट, एज यू सेड, कैंडिडेट्स के ऊपर लागू होता है, गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी क्या है, वो नहीं। वो कुछ भी नहीं है। And that is why even when I was in the commission, I had made a recommendation that political parties also should be brought in the ambit. And the consequences which will follow any violation, they should be spelt out. कि कैंडिडेट के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है, स्टार कैंपेनर के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है, पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। सो आप जो भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको स्पेल आउट करिए। इसी संदर्भ में you have another article, sir, this is article 123(3)(a), which again is candidate centric. What it says is that the promotion or attempt to promote feelings of enmity or hatred between different classes of citizens on grounds of religion, race, caste, language, and this thing will set aside the election of the candidate. अब प्रधानमंत्री जी तो कैंडिडेट है नहीं। नहीं, मैं आपसे इस बारे में सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज के दिन जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया देश के हर कोने में पहुंचता है, तो प्रधानमंत्री इज ऑल्सो ए कैंडिडेट इन वाराणसी. His speech may be in Rajasthan, but that speech has traveled. But he is not yet a candidate. yet a candidate. And that's the problem. No, he may not be He's a a prospective candidate, but he's not a candidate. Correct, but the fact that he is made these statements will relate back to what he is going to do. And under the law, that's not the case. But you are right. I mean, agree, it's, but we will have to, Yeah. law will not be Yeah. changed. I agree, I You know that. agree. I mean, in today's times, to change law and make it, Supreme Court ने 2013 में बोला था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कानून बनना चाहिए, बट कानून अभी तक बना नहीं है. It is, but we'll have to, therefore, that's where I interpret the law suggested in a wider sense. therefore in a wider sense. we'll have to amend the whole system of Yeah, you see, ever since the model code of conduct came, there have been so many changes, right? Social media तब था नहीं, ठीक है? Electronic media was not there, video conferencing, all that was not there, Zoom and all that was not there. So now I think with this change and introduction of technology, the whole thing needs to be revised. exactly. And unless you do that, एक अगर थोड़ी सी डाइग्रेशन है, बट जो दवे साहब ने कहा कि कैंडिडेट नहीं है अभी टेक्निकली, तो अब ये एक और नया सिस्टम शुरू हो गया है कि पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को इवन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन डिक्लेयर कर देती है Correct, कि correct, ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, correct. और then they start canvassing support. That's right. So all the expenditure that they incur Is not included. It's not included. So therefore, you need a complete overhaul, not only of the model code of conduct, but the entire representation of People's Act and the chapter on corrupt practices. ये बहुत जरूरी है अगर हमें लोकतंत्र को बहाल रखना है. So I don't think there is anything more important than this, as all of you, I hope, agree with me. Let's go back to another topic, which is happening in our country, कि जो सूरत में हुआ, उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ. वहाँ इलेक्शन, जो कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का मुकेश दलाल, 22 अप्रैल 2024 में उसको डिक्लेयर किया गया अनअपोज्ड. आपको मालूम है कि वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट नीलेश कुंभानी था. उन साहब ने अपने प्रपोजर्स के द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया और 20 तारीख को वो प्रपोजर्स ने एक बीजेपी अधिकारी के पास जाकर, जो ओथ कमिश्नर भी था, वहाँ उन्होंने बयान दिए, एफिडेविट दिए कि हमने तो प्रपोज किया ही नहीं है, तो हमारे सिग्नेचर ही नहीं है. और फिर वो जाकर बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसके एजेंट ने वो जाकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दिए 20 तारीख को. इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि 21 तारीख को 11 बजे आप लोग आइए मेरे पास. 21 तारीख से पहले कांग्रेस पार्टी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया. तो जब कंप्लेन किया तो पुलिस ने ये सारे प्रपोजर्स को अपने सामने बुलाया और कहा कि साहब आप ये इनके कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपको ज़बरदस्ती बयान दिए गए. उन्होंने कहा हमने कोई ज़बरदस्ती बयान नहीं दिए. हाँ, और पुलिस की स्टेटमेंट हो गई.
वो पुलिस की स्टेटमेंट को लेकर वो 22 तारीख को चले गए, 21 तारीख को चले गए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि ये नॉमिनेशन ही गलत है, और 22 तारीख को विदाउट कॉन्टेस्ट उनको डिक्लेयर कर दिया कि आप बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल से। तो मैं एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ, आप सबकी राय लेना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास क्या साधन थे जिसके आधार पे उसने ये फैसला किया कि एफिडेविट सही हैं और नॉमिनेशन फॉर्म के सिग्नेचर गलत हैं? उसके पास तो कोई साधन था नहीं। हो सकता है कि एफिडेविट इटसेल्फ झूठ था, तो उसने फैसला कैसे किया कि ये एफिडेविट सही है? उसने कोई कार्रवाई भी नहीं की, तो उसने, और इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जहाँ तक मेरी समझ है कि इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल and liable for taking the decisions which are required to be taken. इलेक्शन कमीशन का रोल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो भी प्रावधान है इलेक्शन के वो रिटर्निंग ऑफिसर को पूरे इख्तियार देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, स्क्रूटनी, ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद सबमिशन ऑफ कैंडिडेट। तो इस केस के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया, ये एफिडेविट को मानते हुए कि भाई प्रपोजर्स ने किस आधार पे मुकर के, किस जो उनके एफिडेविट था। एफिडेविट गलत हो सकता है, हो सकता है। तो मैं फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास क्या साधन था कि एफिडेविट सही है और ये प्रपोजल के सिग्नेचर दो गलत? चीजें मैं जो मानता हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू वेरीफाई। व्हाट विल यू वेरीफाई? कि भाई आपने, एंड माइंड यू, the signatories were relatives of the candidate. That's right. They were not some strangers. Correct. Who had, whose signatures were obtained and put on that. Correct. They were the relatives, blood relatives of the candidate. Right. Therefore, the returning officer had an obligation to have those signatures verified by an independent handwriting expert. Can't do it in one day. And no, he couldn't have done it in one day. Yes. And after having received a report from credible independent institutions, including forensic laboratory, he would have then had to decide if the report said that signature are theirs, then he should have prosecuted these people for a false affidavit and trying to really undermine the election process. And I don't agree with Mr. Lavasa. Election Commission has general superintendence for elections. Correct. And they have therefore a constitutional mandate to ensure that this kind of a joke does not take place in election process. You see, this is was a in the cruel newspaper joke. and the next day. This is The a- election commission should have asked him, what are you doing? Kapil, this is a cruel joke on millions of voters of Surat. Correct. Who wanted to exercise their franchise and have been deprived. Correct. You don't look at the election from a candidate's perspective or a party's perspective. Correct. You have to look at it from a perspective of a voter. Right. He has a constitutional right to vote. Correct. Now it's all become a joke. नहीं, not only that, इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट थे वो भी सब विड्रॉ कर गए। That is very important. Yes. That's a very important fact that all the others also withdrew. Yes. तो that means कोई धांधलेबाजी हुई? So yeah, ये तो the clear whole thing looks This very should be suspicious. countermanded. The election should be held afresh. It is a case where ED should investigate, according to me. Since ED investigates these days everything. You are looking. You are asking for manna from the sky. but again, I would say that इसको आप दो अलग अलग ढंग से देखिए। एक तो इंडिविजुअल इंस्टेंस है जिसमें क्या हुआ, दूसरा आप कह रहे हैं कि भाई अगर 8 कैंडिडेट से विड्रॉ कर दिया, ऑफ कोर्स इट इज अनप्रेसिडेंटेड दैट पीपल शुड मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन ये जो दवे साहब ने कहा ना कि व्हाट हैपेंस टू द राइट ऑफ पीपल हु हैव अ राइट टू वोट, दिस इज अ सीरियस इशू। व्हाट हैपेंस इन, लेट्स से सपोज व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो कैंडिडेट हु फाइल्स अ नॉमिनेशन Right. in any constituency? Right. What happens to the right to vote? Election has to be renotified. Election is renotified. It will be re-notified. If the second time nobody files But it. ये तो आप look, it's नहीं. never happened in the history of India, so नहीं, let's that's not all take right. examples. No, but this But ये भी तो नहीं हुआ पहले। Kapil, कि 8 लोगों ने withdraw कर will agree with me that this is yet again a very serious example of complete failure of election We must machinery. see, look, Complete failure of election. जो दवे साहब ने कहा कि भैया आप एक्सपर्ट ओपिनियन लो। एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मालूम है कि 10, 15, 25 दिन लगते हैं, तब तक डेट ऑफ विड्रॉल इज ओवर।
तो आप तो वो हो ही नहीं सकता. Therefore, he should have allowed the election to take place Correct. and challenged the election on the ground कि मेरे signature नहीं नहीं थे. वो तो खैर Why अभी भी should कर not सकते that हैं. not have happened? नहीं वो तो अभी भी कर सकते हैं. देखिए सवाल अभी यही नहीं मैं कर कह रहा सकते हूँ. ना. नहीं अभी तो he's been He has been declared. declared. नहीं ही में डिक्लेरेशन नहीं, के बाद but ही the person challenge who should have got elected should have got elected, and if somebody wants to challenge it, challenge it. But how do you decide that this affidavit is false and my signatures are not? This is precisely what I am saying, that correct. during the election process, you tell me how many instances have there been where election commission would intervene. The decision is taken by the returning officer. Sir, I know. I'm saying something else. और वो समरी प्रोसीजर है, उसके अंदर कोई इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं Summary करता. procedure हो ही नहीं सकता is what I'm saying. Because once you give an affidavit, what is the summary procedure? It is He the says subjective that is not my satisfaction. signature It is the subjective satisfaction of the returning officer. on objective facts. Oh, it could, yeah, of And course. there are no objective facts. This is Kapil, a Complete. classic case how election process Yeah. is polluted now. Right. I'd like to add. Yes. I'd like to add to that nota is also there. Yes. Yes, None of the voter above. has a right, Right? to say. So not voter but nota. Yes. So it is possible that even if this one person is there, everybody else has withdrawn. All the persons who are coming to vote will say that we don't want to elect this person. That's what I'm saying. It's also voters' possible. right. Yeah. Nota is voters' right. Right. No, but this is exactly what I am saying. There are long-term issues which we have to look at. जैसे आपने कहा कि नोटा, ठीक है. मैं तो आपको एक और एक्सट्रीम केस बताता हूँ. Suppose the entire constituency boycotts an election. Nobody goes and casts a vote. What happens? First of all, you're talking about giving a scenario which is impossible. Even if no, And I don't think- I don't- in Nagaland, 6 districts they boycotted. That's it. different. That is a different But issue. Kapil, this tells us a very sorry state of affairs in this country, that up till now, political parties were indulging in, hijacking elected candidates after elections were over by hook or crook, sham dam, bhed or dand. Now they have decided, why have allow election to take place? We just, This has not only happened in Surat, it has happened. You persuading. Today it has happened in Puri. That's right. नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसके अंदर जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि सपोज नोबडी गोज एंड कास्ट हिज वोट. आदमी लगाओ इलेक्शन कमीशन में, इंटेग्रिटी वाले होने चाहिए. कोर्ट्स को बोलो इंटरफियर. नहीं, वो तो अब- प्रधानमंत्री जी को बोलो ऐसे विवाद ना दें. लॉ चेंज करो. अगर कोई भी ऐसे विवादित बयान देता है, उसको इलेक्शन में खड़े होने का हक नहीं है. ऐसे काम करो ना तो देश के लिए. तभी तो सिब्बल But साहब in मैंने this sort यही of a situation, I think the election should have been held, Yes, I agree. and then And afterwards, somebody can challenge. and then you challenge Yes, it. बिल्कुल गलत हुआ. But to declare this person as the elected candidate, I think is wrong. Unfortunately, that is what the law provides. No, sir, it doesn't. I'm It does sorry. provide. It requires a summary inquiry. He can't have a summary No, inquiry. the law provides that if there is no contest, he should declare the No, result. Why should there what be no happens to contest? nota? What happens? allowed- Why should there be no There is no contest? There should be a contest. Let the person is a get separate elected. issue. हाँ, वो मैं That कह is रहा a था. ये फैसला गलत था. Anyway, आइडिया है कि हमने ऐसी बातों पे चर्चा की है जिससे साफ जाहिर है कि ढांचा हिंदुस्तान का. नहीं, बट सिब्बल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू. आई वांट टू से दैट सपोज इसमें तो चलो उसने रिजेक्ट कर दिया. सपोज सारे कैंडिडेट्स विड्रॉ कर जाते, एक ही बचता, तब आप क्या कहते? But ये तो सिचुएशन ही We है are ना. not, we are talking about fact We are talking situation. about fact We are not situation. talking about a possible No, situation. no, we are talking about the right for nota. अगर सारे कैंडिडेट्स विड्रॉ करते एक के अलावा, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है? हो कि सारे सकता है. हो सकता है की बात नहीं हो रही. पर क्यों नहीं हुआ हो कभी? रहा? हुआ है ना, अब तो हुआ है. What we are discussing अब तो is- हुआ है. Specific issue we are discussing. I think election commission should have intervened and should have changed the decision of returning. Absolutely. Yeah, It yeah, had a yeah. duty to do so. No doubt about it. ये तो Anyway, we end the discussion by saying that we need massive changes. Yes. Yes. Both in the election laws of this country and in the model code of conduct. We need responsibility of leaders of the country and star campaigners of a political party who should be made responsible for their statements. And if they violate the law, they should not be allowed to contest elections. Kapil, we don't have time to discuss further. But one more classic example of, very peculiar behavior on the part of election commission is now increase the vote share in certain constituencies of the elections that have taken place. Now that is again a matter of very serious concern for the nation. How it has happened that 5 to 6% And no vote share has explanation. gone up. No explanation by the commission. And in Tamil Nadu, it has been brought down. Correct. So I think there is something very curious that's happening in this country
which really raises very serious, I would say, citizens have a right. I don't agree with Supreme Court at all. We have a right to distrust constitutional institutions. That's my fundamental right. It is for them to prove that we are worthy of your trust Correct. by their conduct. Well, it seems to us and seems to, I think, all of us perhaps, that many of these institutions are really not worthy of Yeah, trust. and we have a right to attack them. I don't think the Supreme Court should remind us that we have no right to. I mean, I'm really Thank you. disappointed. बहुत. The institution that I love the most, Supreme Court, has said something like that. It really. I agree that yes, they do owe an explanation, and let people decide whether that explanation is credible How or will not. people decide, sir, if the election is vitiated? No, immediately they have to explain. But why they have there is a not. change. They have not. Why there is a change? Why have they taken Yeah. 11 days or taken 4 days in another case? But anyway, be that as it may, we'll come back again and discuss these issues further. बहुत बहुत धन्यवाद आपसे. Thank you very much. Thank you.